नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दुनिया को हेजिमनाइज करने की कोशिश अब तक कई सारी पावर्स ने की है। अभी हाल फिलहाल आप जानते हैं कि दुनिया का पावर सेंटर अमेरिका में लाई करता है। इसके पहले दुनिया का पावर सेंटर यूके के पास था। और कैसे दुनिया पैक्स ब्रिटानिका से पैक्स अमेरिकाना पर शिफ्ट हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और अब आपको ऐसा ही एक स्ट्रगल देखने को मिल रहा है आज की डेट में, जबकि पावर सेंटर अमेरिका से चाइना की तरफ, चाइना चाहता है कि शिफ्ट हो जाए। उसी प्रयास में लगातार चाइना लगा हुआ है। और आप देखेंगे कि हर वो चीज जहां पर अमेरिका की ताकत है, उन जगहों पर चाइना अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अगर अमेरिका की ताकत की बात करें तो अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी उसकी इकोनॉमिक पावर। दूसरी, उस इकोनॉमिक पावर से उन्होंने जो अर्जित की, उससे उन्होंने अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाई। दुनिया में आज 195 के करीब देश हैं, लेकिन 800 से ज्यादा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस। इसके अलावा अमेरिका की जो ताकत थी वो थी उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च किया जा रहा पैसा। अगली जो अमेरिका की बड़ी ताकत थी वो दुनिया भर में बनाए जाने वाले अलायंसेस। अमेरिका को पता था कि वो अकेले पूरी दुनिया में नहीं लड़ सकते, पूरी दुनिया में अकेले अपनी हेजिमनी स्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो दे नीड फ्रेंड्स। तो उन्होंने अपनी अलायंसेस तैयार की। इसके अलावा अगली जो उनकी बड़ी ताकत थी वो है दुनिया भर में उनकी एक बेनेवोलेंट इमेज है। अपनी एक साफ छवि उन्होंने बनाई हुई है कि वो दुनिया के एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, दुनिया में डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हैं, उसकी वकालत करते हैं। इस प्रकार की इमेज अमेरिका की बनी हुई है। उनकी मूवीज के थ्रू, उनके मीडिया चैनल्स के थ्रू आप देखेंगे दुनिया भर में उनकी बहुत अच्छी इमेज है। हॉलीवुड की मूवीज आप देखिए, वो क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हैं। सारा सुपर हीरो, दुनिया में जितने सुपर हीरोज हैं सब अमेरिका में पैदा होते हैं और वो दुनिया को बचा रहे हैं। तो इस प्रकार से एक सॉफ्ट पावर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। आज की डेट में आप देखेंगे चाइना हर इन फ्रंट्स पर अमेरिका को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका से पावर सेंटर वो एशिया की तरफ और खासकर से अपनी तरफ चाइना की तरफ शिफ्ट कराने की कोशिश कर रहा है। इस शिफ्ट में आप देखेंगे कि इन सभी जगहों पर अमेरिका की इकॉनमी जहां 22-23 ट्रिलियन डॉलर्स की है, चाइना की इकॉनमी 16-17 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आ चुकी है। लेकिन ग्रोथ रेट अगर आप देखें तो अमेरिका का ग्रोथ रेट आता है 1.5 से 2.5%। वहीं चाइना का ग्रोथ रेट आज भी 6% बना हुआ है। इसका मतलब अगले 10 साल के अंदर अंदर एक कन्वर्जेंस होना तय है और चाइना की इकॉनमी अमेरिका को पार कर जाएगी। पीपीपी टर्म्स में आप देखें तो आज भी चाइना की इकॉनमी अमेरिका से आगे है। दूसरी तरफ आप देखें मिलिट्री बेस, मिलिट्री की टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो चाइना लगातार अपनी मिलिट्री का एक्सपेंशन कर रहा है। वो भी और मिलिट्री बेसिस और सारे मिलिट्री अलायंसेस करने की लगातार कोशिश कर रहा है। हालांकि इस फ्रंट में वही अमेरिका का कोई मैच नहीं है, लेकिन हाँ, चाइना अपने एंड से कोशिश तो जरूर कर रहा है। इसके बाद आती है साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल पावर। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको चाइना की डोमिनेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। बहुत लंबे वर्षों से, लगभग पिछले 30-40 साल से ऐसा होता था कि हर साल किए जाने वाले नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट्स में अमेरिका सबसे आगे होता था, उसका कोई मैच नहीं होता था। लेकिन अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले की बात है, चाइना ने अमेरिका को इस क्षेत्र में भी पीछे कर दिया। नंबर ऑफ इंटरनेशनल पेटेंट्स इन अ ईयर, इस क्षेत्र में अब चाइना अमेरिका से आगे हो चुका है। हर साल चाइनीज वैज्ञानिक, चाइनीज इंजीनियर्स ज्यादा इंटरनेशनल पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि बेनेवोलेंट फेस बनाने की कोशिश चाइना भी कर रहा है और अलायंसेस बनाने की। इन्हीं दोनों चीजों के लिए वो लगातार कुछ नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है। कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि वो लेकर आ रहा था एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिल्क रोड परियोजना। लेकिन उनसे उनको एक बात समझ में आई कि एक अलायंसेस तो बन जाएंगे, मदर ऑफ ऑल अलायंसेस की बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि पृथ्वी पर अभी तक इतना बड़ा अलायंस नहीं हुआ जैसा अलायंस अब हम लोग बनाने जा रहे हैं। वो इस चीज की तो बात कर लेंगे, लेकिन ये बेनेवोलेंट इमेज थ्रू सॉफ्ट पावर, ये सब चीजें कैसे आएंगी? इसके लिए ऑब्वियसली उनकी, जैसे अमेरिका के पास में हॉलीवुड, उनकी सिनेमा इंडस्ट्री है, चाइना के पास भी डेवलप्ड
सिनेमा इंडस्ट्री तो है, लेकिन उनकी मूवीज उस तरह से अभी ग्लोबल स्टेज पर वैसा उनका पॉपुलैरिटी नहीं है, तो उसके थ्रू तो नहीं कर सकते। तो करने की क्या कोशिश करते हैं, वो एक और भी नए इनिशिएटिव्स बना रहे हैं। जैसे कि पिछले साल चाइना लेकर आया GDI, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, GDI एंड GSI। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स के थ्रू चाइना अब अमेरिका को रिप्लेस करके पूरी दुनिया का एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ GDI के थ्रू वो दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ावा देने का भी प्रयास कर रहा है। जहां एक तरफ BRI में आप देखेंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स थे, वहीं GDI में कोई बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को नहीं रखा गया, छोटी छोटी इनिशिएटिव्स को रखा गया है, खासकर से वो जो कि पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं, गरीबी हटाने की कुछ प्रोजेक्ट्स, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के, देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन को पुश करने के प्रोजेक्ट्स। और इसमें इस बार इन्होंने पूरी तरीके से इन्वॉल्व किया है यूनाइटेड नेशंस को, जिससे कि उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाए। ये सारी चीजें ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। अब हम लोग चलते हैं देखने कि अब हम लोग आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ये GDI और GSI तो अप्रैल 2022 पिछले साल शुरू किया गया था। इस साल अभी क्या हो रहा है, लगातार चाइना कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश इनके इन इनिशिएटिव्स में शामिल हो। अभी आपने देखा होगा कि जब इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई G20 में, तो यूरोप का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश, G7 ग्रुप का एक इंपॉर्टेंट देश इटली, उसने BRI प्रोजेक्ट जिसको पहले साइन कर रखा था उसको छोड़ने का एक घोषणा कर दी, डिक्लेरेशन कर दिया, और उसने कहा कि अब हम IMEC प्रोजेक्ट के पार्ट बनेंगे। तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक। लगातार उनके साथ में हो क्या रहा है कि BRI प्रोजेक्ट से लोग एक एक करके छोड़ रहे हैं, प्लस BRI प्रोजेक्ट के कारण कई सारे कंट्रीज डेट ट्रैप में फंस गए, चाइनीज डेट ट्रैप में। तो उनकी वो जो एक कोशिश थी कि हम भी अपना एक बेनोवलेंट इमेज बनाएं, सॉफ्ट पावर क्रिएट करें, उसको भी एक सेटबैक लग रहा है। तब इस तरीके के नए इनिशिएटिव्स को लेकर आ रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज्यादा अलायंसेस कर सकें और सारे देशों तक अपनी पहुंच बना सकें। ये प्रयास चाइना का है। लेकिन इस कड़ी में आप देखेंगे कि उन्होंने अप्रोच किया नेपाल को, कि नेपाल इनके इस GSI GDI इस प्रोजेक्ट को हाथ लगा ले, उसमें शामिल हो जाए। तो नेपाल ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम GDI में शामिल होंगे, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स में, लेकिन GSI में वो शामिल नहीं। उनका कहना है हम GSI में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनको पता है GSI में शामिल होने से हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इंडिया को नाराज कर दे, और नेपाल ऐसा रिस्क आज की डेट में नहीं ले सकता। डेवलपमेंट फ्रंट्स पर एक नुआंस्ड अप्रोच रखते हुए वो चाइना के साथ में अपने रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ चल रहा है। तो अभी हुआ क्या, यही चीज अभी मैंने आपको बताया कि नेपाल ने GSI को साइन करने से, GSI में शामिल होने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारे जो बायलैटरल प्रोजेक्ट्स हैं उन पर हम लोग काम करेंगे, GDI के ऊपर में हम सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल GSI में हम शामिल नहीं होना चाहते। तो अब इतना सब कुछ आया तो हम लोग देखते हैं कि आखिर GSI है क्या, GSI में चाइना कोशिश क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर हिपोक्रेटिकल लगेंगी, डबल स्टैंडर्ड्स लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो कैसी बात है, चाइना बोलता कुछ है, प्रैक्टिस कुछ और करता है। यहाँ पर आपको जो बातें नजर आएंगी अजीब सी नजर आएंगी कि चाइना के मुंह से वो सारी चीजें शोभा नहीं देती। पिछले साल अप्रैल 2022 में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने GSI की शुरुआत की, उसका डिक्लेरेशन किया। काफी सारे SCO के मेंबर कंट्रीज, उन्होंने घोषणा कर दी, शुरुआत में ही 6 कंट्रीज ने घोषणा कर दी कि हम इसको शामिल कर रहे हैं। उनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई। इसके उन्होंने 6 फंडामेंटल पिलर्स बनाए, GSI के 6 फंडामेंटल पिलर्स। एक एक करके देखते हैं वो पिलर्स हैं क्या। सबसे पहली चीज जो वो बोलते हैं वो है प्रायोरिटाइजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू अपहोल्ड ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। मतलब ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमको इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रायोरिटाइज करेंगे कि कहां पर, किस क्षेत्र में, किन देशों के साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमको पहले बढ़ाना है। पहला पिलर GSI का ये हो गया। दूसरा पिलर क्या होगा, इनका कहना है, देखिए मैं बता रहा हूं ना कि लगातार वो कोशिश क्या कर रहे हैं कि उनकी इमेज अच्छी बने और वो कैसे भी करके अमेरिका को काउंटर कर सकें।
जिन जिन जगहों पर जहां पर लोग अपनी नेट सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के ऊपर में निर्भर रहते हैं, वो निर्भरता खत्म करके वो चाह रहा है कि लोग अब चाइना के ऊपर में रिलाई कर पाए। दुनिया का एक ट्रस्टेबल पार्टनर बनना चाहता है चाइना। और देखिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी। वो चाइना जो ताइवान की, इंडिया की, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि कैसे पार्सेल्स आइलैंड के वुड्स आइलैंड को मिलिटराइज कर लिया, स्कारबोरो शोल वहां पर उसने अपनी मिलिट्री बैरिकेडिंग कर ली, और वो चाइना आज की डेट में टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है। खैर, इसमें देखिए इन्होंने 3 चीजों की बात की इस पिलर में, दूसरे पिलर में। किस किस चीज की? पहली चीज कि वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करेंगे, वो किसी देश के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन नहीं करेंगे। हालांकि वो इंडिया में कर रहे हैं। जब इंडिया ने 370 आर्टिकल्स को एब्रोगेट किया तो उस टाइम पर उन्होंने दखलंदाजी करने की कोशिश की। कई सारे इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफियर करते रहते हैं, लेकिन खैर दूसरे पिलर में उनका कहना यह है कि वो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी अपनाएंगे दुनिया के देशों के इंटरनल अफेयर्स में। और तीसरी चीज उनका कहना था कि दुनिया की कंट्रीज अगर कोई डाइवर्स डेवलपमेंट पाथ पर चलना चाहती हैं, अपने अपने तरीके से डेवलप होना चाहती हैं, तो हम उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। कोई कैपिटलिस्टिक मॉडल अपनाना चाहता है, कोई कम्युनिस्ट मॉडल अपनाना चाहता है, कोई सोशलिस्ट मॉडल अपनाना चाहता है, कोई मिक्स्ड मॉडल अपनाना चाहता है, तो हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसी उन्होंने बात की। अगला जो उनका तीसरा पिलर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बात करते हैं कि हम यूएन चार्टर की रिस्पेक्ट करेंगे। जो कुछ भी करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स में, वो यूएन चार्टर के हिसाब से करेंगे। यूएन चार्टर को उसका फाउंडेशन बनाया जाएगा, उसका फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और ये बोलते हैं कि हम कोल्ड वॉर के समय में जिस तरह से दुनिया में खेमेबंदी थी, ब्लॉक पॉलिटिक्स चल रही थी, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। हम दुनिया में यूनिलैटरलिज्म को रिजेक्ट करते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा। एक जगह से कोई दुनिया में एक पावर सेंटर नहीं होगा, एक जगह से दुनिया नहीं चलेगी। इस जगह पर आप देखेंगे इंडिया और चाइना का स्टैंड एक जैसा है। इंडिया भी लगातार इसकी बात करता है कि दुनिया में यूनिलैटरलिज्म नहीं होना चाहिए, मल्टीलैटरलिज्म होना चाहिए। दुनिया का कोई एक पावर सेंटर नहीं होना चाहिए, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक तरीके से दुनिया चलनी चाहिए। और वो बोलते हैं हम ब्लॉक पॉलिटिक्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये इनका अगला पिलर। इसके अगले पिलर की अगर बात करें तो ये बात करते हैं कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी रीजन के किसी एक देश की सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और दूसरी देश की सिक्योरिटी कंसर्न्स को हम लोग नजरअंदाज कर देंगे। बहुत अच्छी बात कही है चाइना ने। हालांकि देखिए खुद वो प्रैक्टिस तो नहीं करता। आपको यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा नहीं नजर आएगा कि वो मन से, वचन से, कर्म से एक जैसा, ऐसा आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। चाइना की इंटीग्रिटी में प्रॉब्लम है, लेकिन जो बात बोली वो बहुत जेन्युइन बात है कि वेस्ट यूक्रेन की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखेगा, लेकिन रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में नहीं रखेगा। ये चाइना का कहना क्यों है? देखिए, चाइना ये सिर्फ रशिया के लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए भी बात कर रहा है। उसका कहना है कि आप साउथ ईस्ट एशियन रीजन, साउथ चाइना सी रीजन और ईस्ट चाइना सी रीजन में आप साउथ कोरिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान रखेंगे, जापान की सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान रखेंगे, ताइवान की सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान रखेंगे, लेकिन चाइना की सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखेंगे। आप कई सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सिक्योरिटी कंसर्न्स का ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक रीजन में सिक्योरिटी आए, तो इस रीजन के जितने देश हैं सबकी सिक्योरिटी इंश्योर करनी पड़ेगी। एक देश की सिक्योरिटी आपने इंश्योर कर दी और इसकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की, तो इस रीजन में अल्टीमेटली पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो ये एक इंपॉर्टेंट पिलर उन्होंने इसका बनाया है। इसके बाद इन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कहा कि अब जमाना इस चीज का नहीं है कि आप यूनिलैटरल सैंक्शन लगा देंगे किसी देश के ऊपर। यूनिलैटरल सैंक्शन के आइडिया को हम रिजेक्ट करते हैं, और अगर कहीं पर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए डायलॉग और कंसल्टेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर से आपको देखिए हंसी जरूर आ रही होगी कि चाइना इस तरीके की बातें कर रहा है, जो कि खुद कभी डायलॉग और कंसल्टेशन से ज्यादा वो मिलिट्री मीन्स को मानता है। इंडिया के साथ में बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करते समय उन्होंने कोई डायलॉग और कंसल्टेशन का सहारा नहीं लिया था। यूनिलैटरल वॉर की थी भारत के ऊपर 1962 में, और हमारा एक एरिया, अक्साई चीन का एरिया कब्जा कर लिया था। खैर, ये चाइना अब इस तरीके की बातें कर रहा है। हालांकि जो बात कर रहा है वो बहुत रेलेवेंट है।
रिलेवेंट बात वो बोल रहे हैं कि अब दुनिया में ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं चल सकता कि आप यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा दें, आप डायलॉग्स को प्रमोट ना करें, ऐसा नहीं चल सकता। रशिया यूक्रेन के बीच में डायलॉग्स और कंसल्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर जीएसआई का एक पिलर बनाया गया है। और लास्टली आप देखेंगे इसमें बहुत बात की गई है कि मल्टी फेसेटेड सिक्योरिटी की बातें की गई। यहाँ पर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सेक्टर सबके ऊपर में ध्यान देने की बातें की गई हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स ये इकट्ठा करना चाहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स विन करना चाहते हैं, ज़्यादा बड़ा अलायंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई देश जो कि टेररिज्म से परेशान, कोई मान लीजिए कि वो कोई रीजनल, उनके यहाँ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं, कोई कंट्री बोले हम क्यों यहाँ पे शामिल होना चाहेंगे, बोलेंगे कोई बात नहीं, आप टेररिज्म से परेशान है, अच्छा उससे भी नहीं है, क्लाइमेट चेंज से तो परेशान होंगे, उससे भी नहीं है, कोई बात नहीं, साइबर सिक्योरिटी की तो चिंता होगी, वो भी नहीं है, बायो सिक्योरिटी तो होगी। तो मतलब उन्होंने इसके इतने सारे पिलर्स बना दिए, इतने सारे वेरियस डायमेंशंस क्रिएट कर दिए हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स विन किए जा सके और ग्लोबल सिक्योरिटी के स्पेस में वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकें। इस चीज़ की लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे जीएसआई के 6 पिलर्स। देखिए नेपाल से जब बातें होनी शुरू हुई तो नेपाल ने ऑब्वियसली क्या बोला, तो पहली चीज़ तो उन्होंने बोली कि हम लोग जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनके ऊपर में ध्यान देंगे, जीएसआई के ऊपर में अभी हम लोग कोई हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे। हाँ, इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो जीडीआई के अंदर में एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ जीडीआई ये तैयार किया जा रहा है, हम इसको इसमें शामिल होने के लिए सोच रहे हैं, इसमें जल्दी हो सकता है हम कोई डिसीजन ले लें। इसके अलावा देखिए दोनों देश बीआरआई को प्रमोट कर रहे हैं। नेपाल बीआरआई का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, वो ऑलरेडी साइन कर चुका है। बीआरआई के अंतर्गत इन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट्स करने की बात की है। उसमें से एक जो इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो ये है कि लासा, मतलब जो तिब्बत की कैपिटल है, लासा से लेकर काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है, उसके बीच में एक रेलवे लाइन चलाई। इस रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट्स को इंप्रूव किया जा रहा है। और इनके अगर रिलेशनशिप के डायमेंशंस की बात करें तो वो है पहला कनेक्टिविटी गोल्स, कि हर तरीके की कनेक्टिविटी चाइना और नेपाल के बीच में बढ़ाई जाएगी। उसमें पोर्ट्स हो सकते हैं, रोड, रेलवे, एयरवेज, ग्रिड्स, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगला है कि बॉर्डर पोर्ट ओपनिंग्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर इनके बॉर्डर्स में कनेक्टिविटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर, और नेपाल को चाइना के थ्रू पोर्ट कनेक्टिविटी मिल सके, क्योंकि नेपाल आपको पता है एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इंटरनेशनल ट्रेड करना उनके लिए मुश्किल होता है। पोर्ट कनेक्टिविटी के नाम पर वो इंडिया के थ्रू आते हैं, कोलकाता पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं या तो बांग्लादेश का पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। वो एक और ऑप्शन चाहते हैं अपने लिए कि चाइनीज पोर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकें। एंड लास्टली यहाँ पर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट चाहते हैं चाइना से, जो कि उनको चाइना प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें कि हाईवे मेंटेनेंस है, क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन भी है। पावर ट्रांसमिशन मतलब कि नेपाल में बिजली चाइना के माध्यम से पहुंचाई जा सके। अभी इंडिया के माध्यम से कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो चाहते हैं कि उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं वो चाइना से भी आए। वो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो अपनी जो एनर्जी नीड्स हैं और अपनी बाकी की जो वेरियस और रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो पूरी तरह से डिपेंडेंट इंडिया के ऊपर में नहीं रहना चाहते। ये नेपाल का स्टैंड है। तो ये था हमारा इस विषय पर डिस्कशन। मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ जानने और समझने को मिला होगा। इससे रिलेटेड और भी जो अपडेट्स होंगी जीडीआई और जीएसआई से संबंधित, हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। कुछ भी अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड हमारे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है जीडीआई, जीएसआई और नेपाल और चाइना के रिलेशनशिप से संबंधित। पहला है कि नेपाल हैज एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर चाइनाज ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड कंसीडर्ड ज्वाइनिंग द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ जीडीआई। बिल्कुल सही बात है। नेपाल चाइना के जीडीआई इनिशिएटिव में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, उसकी लगातार बात कर रहा है कि वो हो सकता है जीडीआई में शामिल हो जाए। दूसरी तरफ हमारे पास में है नेपाल हैज डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट जी जिनपिंग्स ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये बात बिल्कुल ठीक है कि नेपाल ने जीएसआई में शामिल होने से मना कर दिया। तीसरा, नेपाल हैज शोन रिलक्टेंस इन कोऑपरेटिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विद चाइना। ऐसा नहीं है, नेपाल तो बढ़ चढ़कर चाइना के साथ में कोऑपरेट कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। आपसे पूछा गया था कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ओनली 2, 2 स्टेटमेंट सही।